Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Operation Upstream, important from our syllabus GS paper to governance point of view. ऑपरेशन अपस्ट्रीम है क्या, इसको समझने के लिए एक बार हम लोग डोपिंग का कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। डोपिंग होता क्या है, उसको रोकने के लिए क्या क्या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इन सबको हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए, डोपिंग सिंपली मीन्स इंटेंशनली टेकिंग प्रोहिबिटेड ड्रग्स और यूजिंग बैंड टेक्निक्स टू गेन अनफेयर एडवांटेज इन स्पोर्ट्स। सरल भाषा में कुछ ऐसी चीज़ों का करना, ऐसी दवाइयों का सेवन करना या ऐसी टेक्निक्स का अडॉप्टेशन करना जिससे स्पोर्ट्स में किसी खिलाड़ी को या टीम को अनफेयर एडवांटेज हो, इन तमाम एक्टिविटीज़ को डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग किन किन एक्टिविटीज़ को या किन किन सब्सटेंसेस को लेने को डोपिंग कहा जाएगा, ये डिफाइन किया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने। It publishes a list of prohibited substances and methods every year which should be considered as doping. World Anti-Doping Agency WADA, ये है क्या? It was set up by International Olympics Committee 1999. इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ओलंपिक गेम्स करवाती है हर 4 साल में और उसने ही इस एजेंसी को सेटअप किया था 1999 में। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल इन कनाडा और वाडा का ही काम है कि वो डोपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करे। इसके लिए वो क्या क्या एक्टिविटीज़ या क्या क्या सब्सटेंसेस डोपिंग के अंतर्गत आएंगे वो डिफाइन करता है। वाडा ऑल्सो हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली इन 2005 आज पर यूनेस्कोज इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। देखिए, वाडा तो बन गया था 1999 में बाय इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। 2005 में यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसने अपने प्लेटफॉर्म पे जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने मिल करके एक इंटरनेशनल ट्रीटी फाइनलाइज की इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। उस ट्रीटी का नाम है यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स 2005। इस कन्वेंशन या इस इंटरनेशनल ट्रीटी में भी वाडा को रिकॉग्नाइज किया गया एज ग्लोबल एजेंसी जिसकी मुख्य जिम्मेदारी होगी डोपिंग को प्रिवेंट करना। सो WADA was created earlier but it was given a global recognition on UNESCO platform in 2005 as a result of international treaty. भारत के अंदर WADA का ही काउंटर पार्ट नेशनल लेवल पे बनाया गया है जिसका नाम है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि कानून की मदद से बनाया गया है एज पर नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट ऑफ 2022। तो ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं ग्लोबल लेवल पे WADA, देश के लेवल पे नाडा। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन अपस्ट्रीम की। देखिए, ऑपरेशन अपस्ट्रीम इज एन एंटी डोपिंग इनिशिएटिव एम्ड एट स्टॉपिंग डोपिंग अमंग्स द एथलीट्स। बट ये जो ऑपरेशन अपस्ट्रीम है इसका अप्रोच बड़ा अलग है। डोपिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो इसका अप्रोच है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से अलग है। ट्रेडिशनल अप्रोच में मेनली क्या किया जाता है, एथलीट्स की टेस्ट कराई जाती है टाइम टू टाइम। रैंडम एथलीट्स को चुना जाता है, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं और टेस्ट किया जाता है कि इन्होंने बैंड सब्सटेंसेस का इस्तेमाल तो नहीं किया हुआ है। तो दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में कोशिश रहती है कि जिन लोगों ने डोपिंग की हुई है उनको डिटेक्ट करना। तो वंस डोपिंग इज डन उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो ऑपरेशन अपस्ट्रीम है ये कोशिश करेगा to break the supply chain of the banned substances that reaches the athletes. इसके पहले कि ये बैंड सब्सटेंसेज एथलीट्स तक पहुंचे, उसके पहले ही जिस इसके सप्लाई चेन में जो लोग भी लगे हुए हैं, ट्रैफिकर्स, नेटवर्क जो है इसका, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, उन सबको ही रोकना, प्रिवेंट करना। सो दिस इज द गोल ऑफ ऑपरेशन अपस्ट्रीम, ताकि instead of catching the athletes as it is done earlier in traditional approach, the focus will be on breaking the supply chain of the banned substances. ये ऑपरेशन अपस्ट्रीम को लेकर के आई है वाडा।
वाडा जिसका काम है ग्लोबल लेवल पे डोपिंग को प्रिवेंट करना, वही लेकर के आई है ऑपरेशन अपस्ट्रीम। ऑपरेशन अपस्ट्रीम को इंप्लीमेंट करने के लिए वाडा हैज ऑलरेडी कोलैबोरेटेड विथ इंटरपोल एंड यूरोपोल, यूरोप के अंदर। एंड नाउ द करंट न्यूज इज दैट वाडा विल कोलैबोरेट विथ सीबीआई इन इंडिया इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट ऑपरेशन अपस्ट्रीम इन इंडिया। भारत में ऑपरेशन अपस्ट्रीम को इंप्लीमेंट करने के लिए वाडा अब सीबीआई के साथ कोलैबोरेट करेगा। दैट इज द न्यूज। भारत के अंदर ऑपरेशन अपस्ट्रीम का इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के अंदर डोपिंग के केसेस सबसे ज्यादा हैं। भारत के अंदर पॉजिटिविटी रेट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, 3.6%। यानी कि जितने भी एथलीट्स को टेस्ट किया जाता है उसमें से लगभग 3.6% एथलीट्स जो हैं वो पॉजिटिव आते हैं एज फार एज डोपिंग इज कंसर्न। तो भारत में ऑपरेशन अपस्ट्रीम का ठीक से इंप्लीमेंट होना जरूरी है। उसके लिए भारत के अंदर वाडा इज कोलैबोरेटिंग विथ सीबीआई। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया इज सिग्नेटरी टू ILO फोर्स्ड लेबर कन्वेंशंस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल एजेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, पिछले महीने मार्च 2026 में ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने भारत और भारत जैसे कुछ और इकोनॉमीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट करने का फैसला किया। दीज इन्वेस्टिगेशंस वेयर स्टार्टेड अंडर सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974। बेसिकली अमेरिका की सरकार ने कहा कि हम अपने ट्रेड एक्ट 1974 के अंतर्गत जो सेक्शन 301 है उसके अंतर्गत भारत और भारत जैसे इकोनॉमीज के अगेंस्ट 2 मेजर इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर इन इन्वेस्टिगेशंस पे ये इकोनॉमीज फॉल्ट करती हुई पाई गई तो उनके ऊपर हम लोग टैरिफ भी लगाएंगे। तो अमेरिका का कानून है, उस कानून में सेक्शन 301 है। उस सेक्शन 301 के अंतर्गत अमेरिका की सरकार को पावर है दुनिया के बाकी देशों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का एज फार एज फेयरनेस इन देयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर कंसर्न्ड। और अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पाया गया तो फिर उनके ऊपर टैरिफ भी लगाया जा सकता है। तो अमेरिका ने अंडर सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड एक्ट 2 इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए भारत और भारत जैसे देशों के खिलाफ। पहला इन्वेस्टिगेशन 1 रिगार्डिंग एक्सेसिव कैपेसिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, कि हम लोग एक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका के अंदर डंपिंग कर रहे हैं जिससे अमेरिका की लोकल इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। इसमें अमेरिका ने चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, मेक्सिको, वियतनाम, साथ ही साथ भारत के ऊपर इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। भारत के अंदर मेनली एलिगेशन लगाए गए फॉर एक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। दूसरा इन्वेस्टिगेशन वाज स्टार्टेड रिगार्डिंग फोर्स्ड लेबर इन सप्लाई चेन, कि हमारे देश में और हमारे अलावा बाकी 60 और देश भी है जिनके ऊपर अमेरिका ने ये एलिगेशन लगाया कि यहाँ पे फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबरदस्ती काम कराया जाता है लोगों से, उसके बदले में उनको रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता या इनफ रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता। तो फोर्स्ड लेबर का एलिगेशन लगाया अमेरिका ने और दूसरा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया भारत और भारत के अलावा 60 अलग इकोनॉमीज के ऊपर। देखिए, ये सब बहाने हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसकी मदद से वो टैरिफ लगा पाए दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर। वो डोनाल्ड ट्रंप को अलग अलग बहाने चाहिए होते हैं टैरिफ लगाने के। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि आप ऐसे ही आर्बिट्ररी तरीके से दुनिया के देशों के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते। ये एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत नहीं आता कि आपका जहां मर्जी आया वहां पे जिस देश के ऊपर आपने टैरिफ लगा दिया जितना प्रतिशत मन हुआ, ऐसे आप टैरिफ नहीं लगा सकते। ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। अब उसी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स को बाईपास करने के बहाने निकाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो बाकी के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। अब सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और फिर बोलेंगे कि यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस पाया गया जिसके कारण हम लोग सैंक्शंस लगा रहे हैं और टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये सब उनकी टैक्टिक्स हैं। इन द मीनवाइल अभी ये जो सेकेंड इन्वेस्टिगेशन अमेरिका ने स्टार्ट किया भारत के खिलाफ, फोर्स्ड लेबर इन सप्लाई चेन, उस पे भारत ने जवाब देते हुए कहा कि इंडिया इज ऑलरेडी सिग्नेटरी ऑफ ILO ट्रीटीज, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज रिगार्डिंग फोर्स्ड लेबर। 2 ट्रीटीज हैं ILO के, फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन ऑफ 1930
एंड एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन ऑफ 1957। भारत इन दोनों का सिग्नेटरी भी है और रेटिफाई भी कर चुका है, यानी कि भारत इन दोनों कन्वेंशंस को फॉलो करता है। दैट मीन्स अमेरिका का ये जो एलिगेशन है दैट इंडिया इज यूजिंग फोर्स्ड लेबर इन सप्लाई चेन इज कंप्लीटली बेसलेस, क्योंकि भारत इंटरनेशनल कन्वेंशंस ब्रॉट बाय आईएलओ रिगार्डिंग फोर्स्ड लेबर उसको फॉलो करता है। आईएलओ की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज क्रिएटेड इन 1919 राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो 1919 में इसको बनाया गया वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के बाद। 1946 में वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना, 1946 में फिर आईएलओ को यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दिया गया। आज के टाइम में इसके 187 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया हैज बीन फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलओ। इसका हेडक्वार्टर है इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आईएलओ जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है, इसका लक्ष्य है टू प्रमोट लेबर राइट्स, लेबर के साथ कोई मिसबिहेवियर ना हो, उनके साथ कोई एट्रोसिटीज ना हो, ये सब इंश्योर कराना, सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क फॉर लेबर, फेयर कंपनसेशन फॉर लेबर, ये सब कुछ इंश्योर कराना आईएलओ की जिम्मेदारी है। आईएलओ के दो और कन्वेंशन के बारे में याद रखिए, आईएलओ कन्वेंशन नंबर 138 एंड 182। दीज कन्वेंशंस आर विथ रिस्पेक्ट टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। India is also signatory of ILO Convention 138 and 182, which aims at ending child labor. यूपीएससी ने साल 2018 में आईएलओ कन्वेंशन 138 एंड 182 के ऊपर सीधा सीधा प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ लिया था। उस साल ये सवाल इसलिए आया था क्योंकि ये न्यूज में थे, बट फिर भी अभी मैंने एक बार आपको बता दिया, चाइल्ड लेबर पे अगर कभी मेंस में प्रश्न आ जाए तो आईएलओ कन्वेंशन 138 एंड 182 का आप जिक्र जरूर करेंगे। ये जो डिस्कशन इसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कैफे 3 नॉर्म्स टू किक इन फ्रॉम 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, कैफे नॉर्म्स होते क्या है? कैफे स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म। फ्यूल एफिशिएंसी मतलब माइलेज, सरल भाषा में कहें तो कितना किलोमीटर एक गाड़ी चलेगी पर लीटर या पर यूनिट कंजम्पशन ऑफ कार्बन, तो यही डिफाइन किया जाता है अंडर कैफे नॉर्म्स। इट इज अ फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज पर कैफे नॉर्म एवरी कार कंपनी, जो कार बनाने वाली कंपनी, उनको इंश्योर कराना है कि उनकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी एक पर्टिकुलर टारगेट को मीट करे। कैफे नॉर्म्स टाइम टू टाइम अपग्रेड किए गए हैं। कैफे नॉर्म्स साल 2017 में पहली बार लाए गए कैफे फर्स्ट, जो 5 साल के लिए था। उसके हिसाब से CO2 इमिशन पर किलोमीटर 130 ग्राम्स तक अलाउड था। तो CO2 इमिशन मतलब क्या? दूसरे तरीके से फ्यूल इमिशन, फ्यूल बेस्ड इमिशन। जैसे हम माइलेज डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ लीटर, 10 किलोमीटर पर लीटर, यहां पे माइलेज डिफाइन की जा रही है इन टर्म्स ऑफ इमिशन। अब जब फ्यूल बर्न होगा, कार्बन बेस्ड फ्यूल, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, जब वो कार्बन बेस्ड फ्यूल बर्न होगा तो CO2 इमिशन होगा। तो कैफे नॉर्म्स एफिशिएंसी नॉर्म्स ही हैं, पूरा नाम ही है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म। 2017 में पहले लाया गया। CO2 इमिशन स्टैंडर्ड्स उसमें रखे गए 130 ग्राम पर किलोमीटर, इतना मिनिमम, मतलब ये एफिशिएंसी तो होनी चाहिए। इससे कम इमिशन हो तो अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा इमिशन नहीं हो सकता। 2022 में कैफे 2 नॉर्म्स लाए गए, जिसमें 130 को रिड्यूस कर दिया गया 113 ग्राम पर किलोमीटर। कैफे नॉर्म्स का फायदा क्या होता है? देखिए, कैफे नॉर्म्स से ऑफ कोर्स फ्यूल कंजम्पशन रिड्यूस होगा। कैफे नॉर्म्स जितना स्ट्रिंजेंट होगा, CO2 इमिशन उतना ही कम होगा, तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जा सकेगा। ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस होगा। एक और फायदा हो सकता है कैफे नॉर्म्स का कि मोर एंड मोर ऑटोमोबाइल कंपनीज विल स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। अगर वो कैफे नॉर्म्स को मीट नहीं कर पाएंगे तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट करेंगे। तो कैफे नॉर्म्स क्या होते हैं, आई होप आप समझ रहे हैं। करंट न्यूज ये है कि कैफे नॉर्म्स बनाने वाली जो एजेंसी है भारत के अंदर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसने कैफे 3 एंड कैफे 4 नॉर्म्स भी रिलीज कर दिए हैं ड्राफ्ट फॉर्म। ड्राफ्ट मतलब अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स रिलीज कर दिए गए हैं।
कैफे 3 नॉर्म्स विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2027, यानी कि नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल रहेगा 5 साल के लिए 2032 तक, और उसके बाद 2032 से लेकर के 2037 तक कैफे 4 नॉर्म्स एप्लीकेबल रहेंगे। कैफे 3 नॉर्म्स में 113 ग्राम पर किलोमीटर को रिड्यूस करके CO2 इमिशन लाया जाएगा 91.7 ग्राम्स। फिर कैफे 4 विल बी द मोस्ट स्ट्रिंजेंट, वहां पे 70 ग्राम्स पर किलोमीटर पे लाया जाएगा फ्यूल एफिशिएंसी को। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा शायद से कि हाउ कैफे नॉर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम भारत स्टेज नॉर्म्स। आपने भारत स्टेज नॉर्म्स भी पढ़ा हुआ है, याद आ रहा होगा आपको। तो कैफे नॉर्म्स और भारत स्टेज नॉर्म्स में अंतर क्या है वो समझते हैं। देखिए, कैफे नॉर्म्स फोकस ऑन फ्यूल एफिशिएंसी। जब फ्यूल एफिशिएंसी पे फोकस करेगा, बेसिकली कार्बन बेस्ड फ्यूल जैसे कि पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियों की एफिशिएंसी फोकस करेगा, तो इनडायरेक्टली इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन रिडक्शन ऑफ CO2 इमिशन। इट्स एम इज टू यूज लेस फ्यूल पर किलोमीटर। बट आपको ध्यान रहे एक बात कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग करता है, बट CO2 इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एयर पॉल्यूटेंट जो सीधा सीधा हमारे हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट करे। वो CO2 का नेचर नहीं है। CO2 इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पॉल्यूटेंट इन दैट सेंस। CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस बट नॉट अ पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट नहीं। तो सरल भाषा में कहें तो कैफे नॉर्म्स जो CO2 इमिशंस के रिडक्शन पे फोकस करता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के रिडक्शन पे फोकस करता है। लेकिन कैफे नॉर्म्स आर नॉट अबाउट रिडक्शन इन एयर पॉल्यूटेंट, जबकि भारत स्टेज नॉर्म्स फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट इमिशंस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर्स। भारत स्टेज नॉर्म्स रिलीज करती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जबकि कैफे नॉर्म्स रिलीज करती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। भारत स्टेज नॉर्म्स की बात करें तो पहली बार भारत स्टेज नॉर्म्स साल 2000 में रिलीज किया गया था। उसमें बात की गई कि कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर, इन सबका इमिशन फ्रॉम द व्हीकल उसको रिड्यूस करना है। फिर भारत स्टेज 2 नॉर्म्स लाया गया, फिर 3 लाया गया, फिर 4 लाया गया। लेकिन अप्रैल 2020 में इंडिया डायरेक्टली मूव फ्रॉम भारत स्टेज 4 टू भारत स्टेज 6 कंसीडरिंग ओवरऑल इंक्रीज्ड एयर पॉल्यूशन। भारत सरकार ने फैसला किया कि हम भारत स्टेज 4 के बाद सीधा भारत स्टेज 6 पे जंप करेंगे। भारत स्टेज 4 के मुकाबले भारत स्टेज 6 में एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। अब एक बात कहें सरल भाषा में तो कैफे नॉर्म्स कंपनियों के लिए स्टैंडर्ड्स हैं कि उनकी जो गाड़ियां हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी इतनी होनी ही चाहिए, यानी कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्यूल एफिशिएंसी या CO2 इमिशन पे फोकस करता है कैफे नॉर्म। भारत स्टेज नॉर्म्स फोकस करता है एयर पॉल्यूशन पे, ना कि इमिशन पे, ग्रीन हाउस गैस इमिशन पे। कैफे नॉर्म्स बनाती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जबकि भारत स्टेज नॉर्म्स CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन BS नॉर्म्स एंड कैफे नॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रेगुलेटरी अप्रोच। जो डिस्कशन हमने किया उसके बेसिस पे आराम से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट विशु फेस्टिवल ऑफ केरला। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसे असम में हमने रोंगाली बिहू मनाया, बोहाग बिहू, वैसे ही न्यू ईयर, मलयालम न्यू ईयर फेस्टिवल होता है केरला का जिसका नाम है विशु। 14-15 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इसी तरीके का न्यू ईयर फेस्टिवल तमिलनाडु में होता है जिसका नाम है पुथांडु। विशु न्यूज में क्यों आया? क्योंकि देखिए, केरला के अंदर फुटबॉल का क्रेज बहुत ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में भी है, केरला में भी बहुत ज्यादा है फुटबॉल का क्रेज। तो फीफा ने क्या किया, जो फुटबॉल के मैचेस कंडक्ट कराती है फीफा, उसने केरला के फुटबॉल फैंस को सरप्राइज करते हुए लियोनेल मेस्सी का एक इस तरीके का AI जनरेटेड इमेज रिलीज किया, विशिंग या ग्रीटिंग्स ऑन विशु ओकेजन फॉर द केरला फैंस। तो ये रिलीज किया अपने सोशल मीडिया पोस्ट प्लेटफॉर्म्स पे फीफा ने। इस कारण से विशु वाज ए न्यूज। एनीवे, विशु आपको जानना चाहिए, बोहाग बिहू जैसा ही केरला के अंदर विशु एंड पुथांडु इन तमिलनाडु।
टॉपिक के बेसिस पे सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसा प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कोड ऑन वेजेस 2019 में सवाल पूछा था विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. कोड provides for universal minimum age applicable to all employees unlike minimum wages act of 1948 which was limited to scheduled employment. This statement is correct. The code allows the state government to fix minimum wages below the floor wages. ये बिलो वर्ड के कारण स्टेटमेंट गलत हो गया. अबोव द फ्लोर वेज होना चाहिए. इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहाँ इनकरेक्ट पूछा तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. जॉन डो ऑर्डर से अगेन पूछा है कि इनकरेक्ट क्या है, तो बाकी सब तो सही है. दे जॉन डो ऑर्डर्स आर नॉट रिलीज्ड against the infringers whose identity is known. Rather, it is released against the infringers whose identity is unknown. एशिया जीरो इमिशन कम्युनिटी से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.